हमें गोली से उड़ाया जाए। 20 मार्च 1931 प्रति राज्यपाल पंजाब शिमला महोदय, उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में दे रहे हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वाइसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल स्थापित किया था, जिसने अक्टूबर 1930 को हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली ये कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरे ये कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्ध बंदी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की सांस के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। निश्चित ही ये युद्ध उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता है। हम आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियान है। इस दृष्टि से हम युद्ध बंदी हैं। अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। भवादिये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। भाई कुलबीर सिंह के नाम भगत सिंह का अंतिम पत्र फांसी लगने से 20 दिन पहले लिखा गया। सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931। प्रिय कुलबीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के समय तुमने अपने खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा था। कुछ शब्द लिख दूं। देख, मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ न कर सका। आज तुम सबको विपदाओं में छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? गुजर किस तरह करोगे? विपदाओं से न घबराना, इसके सिवाय और क्या कह सकता हूं। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो ये नामुमकिन जान पड़ता है। धीरे धीरे हिम्मत से पढ़ लो। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहां तक हो सके प्यार मोहब्बत से रहना, इसके सिवाय और क्या कहूं। जानता हूं कि आज तुम्हारे दिल में गम का समुद्र ठाठे मार रहा है। तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। हौसला रख मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई। जिंदगी बड़ी बेरहम, लोग भी बहुत बेरहम हैं। सिर्फ हिम्मत और प्यार से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की पढ़ाई की चिंता भी तुम्हें करनी है। बहुत शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर भी क्या सकता हूं। साथ वाला खत हिंदी में लिखा है। खत बीके की बहन को दे देना। अच्छा नमस्कार अजीज भाई, अलविदा। तुम्हारा शुभाकांक्षी भगत सिंह। विद्यार्थियों के नाम पत्र। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जेल से भेजा गया ये पत्र 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया था। अधिवेशन के सभापति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस समय नौजवानों से हम ये नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां पड़ी है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को क्रांति का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री, कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोंपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जगानी है, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण अंशकद हो जाएगा। आज देश के प्रति अपनी श्रद्धा और शहीद यतीन्द्रनाथ दास के बलिदान से प्रेरणा लेकर ये सिद्ध कर दें कि
कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। 22 अक्टूबर 1929 के ट्रिब्यून लाहौर में प्रकाशित। घर को अलविदा पिताजी के नाम पत्र। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी का मकसदे आला ऊंचा उद्देश्य यानी आजादी हिंद के असूल सिद्धांत के लिए वक्फ दान हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियानी वहशात, सांसारिक इच्छा, वामसिक कशिश आकर्षक नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन देश सेवा के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। बलिदान से पहले सास्थियों को अंतिम पत्र। 22 मार्च 1931। सास्थियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों व कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चीन मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सकता। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। ये भगत सिंह का पहला खत है जब वो 6ठी कक्षा में पढ़ रहे थे। उनका ये पत्र दादा अर्जुन सिन्हा को संबोधित है। लाहौर 22 जुलाई 1918। पूज्य बाबा जी, नमस्ते। अर्ज ये है कि आपका खत मिला, पढ़कर दिल खुश हुआ। इम्तिहान की बात यह है कि मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमें बताया नहीं गया था। अब हमें अंग्रेजी और संस्कृत का नतीजा बताया गया है, उनमें मैं पास हूं। संस्कृत में मेरे 150 नंबरों में 110 नंबर है। अंग्रेजी में 150 में से 68 नंबर है। जो 150 में से 50 नंबर ले जाए वो पास होता है। 68 नंबरों को लेकर मैं अच्छी तरह पास हो गया हूं। किसी किस्म की चिंता न करना। बाकी नहीं बताया गया। छुट्टियां 8 अगस्त को पहली छुट्टी होगी। आप कब आएंगे? लिखना। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। काकोरी के शहीदों को फांसी। जनवरी 1928 के कीर्ति में भगत सिंह ने एक और लेख काकोरी के शहीदों के बारे में विद्रोही के नाम से लिखा। कीर्ति के पाठकों को पहले किसी अंक में हम काकोरी के मुकदमे के हालात बता चुके हैं। अब इन 4 वीरों को फांसी दिए जाने का हाल बताते हैं। 17 दिसंबर 1927 को श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई और 19 दिसंबर 1927 को श्री राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, श्री अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल में और श्री रोशन सिंह जी को इलाहाबाद जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस मुकदमे के सेशन जज मी हैमिल्टन ने फैसला देते हुए कहा था कि ये नौजवान देशभक्त है और इन्होंने अपने किसी लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया और यदि ये नौजवान अपने किए पर पश्चाताप करें तो उनकी सजाओं में रियायत की जा सकती है, लेकिन उन्हें फांसी दिए बगैर डायन नौकरशाही को चैन कैसे पड़ता। अपील में बहुत से लोगों की सजाएं बढ़ा दी गई। फिर न तो गवर्नर और न ही वायसरॉय ने उसके येवन की ओर ध्यान दिया और प्रिवी काउंसिल ने तो उनकी अपील सुनने से पहले ही खारिज कर दी। यूपी काउंसिल के बहुत से सदस्यों
असेंबली और काउंसिल और स्टेट के बहुत से सदस्यों ने वायसरॉय को उनकी जवानी पर दया करने की दरखास्त दी। लेकिन होना क्या था? उनके इतने हाथ पांव मारने का कोई परिणाम न निकला। यूपी काउंसिल के स्वराज पार्टी के नेता श्री गोविंद वल्लभ पंत उनके मामले पर बहस के लिए अपना मत वायसरॉय और लाट साहब को भेजने के लिए शोर मचा रहे थे। पहले तो प्रेसिडेंट साहब ही अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन बहुत से सदस्यों ने मिलकर कहा तो सोमवार को बहस के लिए इजाजत मिली। लेकिन फिर छोटे अंग्रेज अध्यक्ष, जो उस समय अध्यक्ष का काम कर रहा था, ने सोमवार को काउंसिल की छुट्टी ही कर दी। होम मेंबर नवाब छतारी के दर पर जा चिल्लाए, लेकिन उनके कानों पर जूं तक न सरकी और काउंसिल में उनके संबंध में एक शब्द भी न कहा जा सका और उन्हें फांसी पर लटका ही दिया गया। इसी क्रोध में नीचता के साथ रूसी जार और फ्रांसीसी लुइस बादशाह होनहार युवकों को फांसी पर लटकाकर दिलों की भड़ास निकालते रहे। लेकिन उनके राज्यों की नींवें खोखली हो गई थी और उनके तख्ते पलट गए। इसी गलत तरीके का आज फिर इस्तेमाल हो रहा है। देखें यदि इस बार इनकी मुरादें पूरी हों। नीचे हम उन चारों वीरों के हालात संक्षेप में लिखते हैं, जिससे ये पता चले कि ये अमूल्य रत्न मौत के सामने खड़े होते भी किस बहादुरी से हंस रहे थे। श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, आप हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के एम.ए. के छात्र थे। 1925 में कलकत्ते के पास दक्षिणेश्वर बम फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसमें आप भी पकड़े गए थे और आपको 7 बरस की कैद हो गई थी। वहीं से आपको लखनऊ लाया गया और काकोरी केस में आपको फांसी की सजा दे दी गई। आपको बाराबंकी और गोंडा जेलों में रखा गया। आप मौत को सामने देख घबराते नहीं थे, बल्कि हमेशा हंसते रहते थे। आपका स्वभाव बड़ा हंसमुख और निर्भय था। आप मौत का मजाक उड़ाते रहते थे। आपने 14 दिसंबर को एक मित्र के नाम लिखा था। कल मुझे पता चला है कि प्रिवी काउंसिल ने मेरी अपील खारिज कर दी है। आप लोगों ने हमें बचाने की कोई कोशिश की, लेकिन लगता है कि देश की बलिवेदी पर हमारे प्राणों के बलिदान की ही जरूरत है। मौत क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के सिवाय कुछ नहीं। जीवन क्या है? मौत की ही दूसरी दिशा का नाम है। फिर डरने की क्या जरूरत है? ये तो प्राकृतिक बात है, उतनी ही प्राकृतिक जितना कि प्रातः में सूर्योदय। यदि हमारी ये बात सच है कि इतिहास पलटा खाता है, तो मैं समझता हूं कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा नमस्कार। सबको अंतिम नमस्कार। आपका राजेंद्रनाथ लाहिड़ी। श्री रोशन सिंह जी, आपको 19 दिसंबर को इलाहाबाद में फांसी दी गई। उनका एक आखिरी पत्र 13 दिसंबर का लिखा हुआ है। आप लिखते हैं, इस हफ्ते फांसी हो जाएगी। ईश्वर के आगे विनती है कि आपके प्रेम का आपको फल दे। आप मेरे लिए कोई गम न करना। मेरी मौत तो खुशी वाली है। चाहिए तो ये कि कोई बदफैली करके बदनाम होकर न मरे और अंत समय ईश्वर याद रहे। तो यही 2 बातें हैं, इसलिए कोई गम नहीं करना चाहिए। 2 साल बाल बच्चों से अलग रहा हूं। ईश्वर भजन का खूब अवसर मिला, इसलिए मोहमाया सब टूट गई। अब कोई चाह बाकी न रही। मुझे विश्वास है कि जीवन की दुख भरी यात्रा खत्म करके सुख के स्थान पर जा रहा है। शास्त्रों में लिखा है, युद्ध में मरने वालों की ऋषियों जैसी जमात श्रेणी होती है। जिंदगी जिंदादिली को जानिए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। आखिरी नमस्कार। श्री रोशन सिंह रायबरेली के काम करने वालों में थे। किसान आंदोलन में जेल जा चुके थे। सबको विश्वास था कि हाईकोर्ट से आपकी मौत की सजा टूट जाएगी, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वे अंग्रेज शाही का शिकार ही हो गए और फांसी पर लटका दिए गए। तख्ते पर खड़े होने के बाद आपके मुंह से जो आवाज निकली वो ये थी, वंदे मातरम। आपकी अर्थी के जुलूस की इजाजत नहीं दी गई। लाश की फोटो लेकर दोपहर में आपका दाह संस्कार कर दिया गया। श्री अशफाक उल्ला, ये मस्ताना शायर भी हैरान करने वाली खुशी से फांसी चढ़ा। बड़ा सुंदर और लंबा चौड़ा जवान था, तगड़ा बहुत था। जेल में कुछ कमजोर हो गया था। आपने मुलाकात के समय बताया कि कमजोर होने का कारण गम नहीं,
बल्कि खुदा की याद में मस्त रहने की खातिर रोटी बहुत कम खाना है। फांसी से एक दिन पहले आपकी मुलाकात हुई। आप खूब सजे स्वरे थे, बड़े बड़े कढ़े हुए केश खूब सजते थे, बड़ा हंस हंस कर बातें करते रहे। आपने कहा, कल मेरी शादी होने वाली है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आपको फांसी दी गई। कुरान शरीफ का बस्ता लटकाकर हाजियों की तरह वजीफा पढ़ते हुए बड़े हौसले से चल पड़े। आगे जाकर तख्ते पर रस्सी को चूम लिया। वही आपने कहा, मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे और मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। मेरे ऊपर लगाए सभी इल्जाम गलत हैं। खुदा का नाम लेते ही रस्सी खींची गई और वे कूच कर गए। उनके रिश्तेदारों ने बड़ी मिन्नतों खुशामदों से उनकी लाश ली और उन्हें शाहजहांपुर ले आए। लखनऊ स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे में उनकी लाश देखने का अवसर कुछ लोगों को मिला। फांसी के 10 घंटे बाद भी चेहरे पर वैसी ही रौनक थी। ऐसा लगता था कि अभी सोए हों, लेकिन अशफाक तो ऐसी नींद सो गए थे कि जहां से वे कभी नहीं जागेंगे। अशफाक शायर थे और उनका शायद उपनाम हसरत था। मरने से पहले आपने ये 2 शेर कहे थे, फना है हम सब के लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ। वका है एक फकत जाने की ब्रिया के लिए। नाश तो सभी होंगे, कोई हम अकेले थोड़े होंगे। न मरने वाला तो सिर्फ एक परमात्मा है और तंग आकर हम उनब के जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। श्री राम प्रसाद बिस्मिल। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। आपको पूरे षड्यंत्र का नेता माना गया है। चाहे बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की सुध बुध भुला देते थे। चीफ कोर्ट में अपनी अपील खुद ही लिखी थी, जिससे कि जजों को कहना पड़ा कि इसे लिखने में जरूर ही किसी बहुत बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति का हाथ है। 19 तारीख की शाम को आपको फांसी दी गई। 12 की शाम को जब आपको दूध दिया गया तो आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं माँ का दूध ही पीऊंगा। 18 को आपकी मुलाकात हुई। माँ को मिलते समय आपकी आंखों में अश्रु बचले। माँ बहुत हिम्मत वाली देवी थी। आपसे कहने लगी, हरिश्चंद्र, दधीची आदि बुजुर्गों की तरह वीरता, धर्म व देश के लिए जान दे। चिंता करने और पछताने की जरूरत नहीं। आप हंस पड़े। कहा, माँ, मुझे क्या चिंता और क्या पछतावा? मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन माँ, आग के पास रखा घी पिघल ही जाता है। तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है कि पास होते ही आंखों से अश्रु उमड़ पड़े। नहीं तो मैं बहुत खुश हूं। फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्रे यार, तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूं। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। फिर ये शेर पढ़ा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई। राम प्रसाद जी फांसी पर लटक गए। आज वो वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यह है कि उसका कसूर यही था कि वो इस गुलाम देश में जंग लेकर भी एक बड़ा भारी बोझ बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश प्रेम में आपकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूं, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इत्र फुलिल और फूलों की वर्षों के बीच उनकी लाश का जुलूस जा रहा था। दुकानदारों ने उनके ऊपर से पैसे फेंके।
11 बजे आपकी लाश श्मशान भूमि में पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूं। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूं। परमात्मा काफी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही जन्म लूंगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और भी करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण, सरकारी वकील, जिसने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आए। बुढ़ाने में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। राम प्रसाद जी की सारी हसरते दिल ही दिल में रह गई। आपने एक लंबा चौड़ा ऐलान किया है, जिसे संक्षेप में हम दूसरी जगह दे रहे हैं। फांसी से 2 दिन पहले CID के मी हैमिल्टन आप लोगों की मिन्नतें करते रहें कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो। आपको 5,000 रुपए नकद दे दिया जाएगा और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन आप कब इन बातों की परवाह करते थे? आप हुकूमतों को ठुकराने वाले व कभी कभार जन्म लेने वाले वीरों में से थे। मुकदमे के दिनों आपसे जज ने पूछा था, आपके पास क्या डिग्री है? तो आपने हंसकर जवाब दिया था, सम्राट बनाने वालों को डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। क्लाइव के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। आज वो वीर हमारे बीच नहीं है।